पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था जिसका नाम चक बहादुर शाह था। वहाँ एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था। अब्दुल गफूर न कोई ज़मीन रखता था न कोई रोज़गार, सिर्फ एक कच्चा मकान और 2 पुराने कपड़े। उसका सबसे वफादार साथी एक कुत्ता था जिसका नाम बादशाह था, जो हमेशा उसके साथ रहता। अब्दुल गफूर रोज़ सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचकर रोटी और थोड़े से चने ले आता। मगर उसकी बीवी सादिया बहुत तेज़ मिजाज, बातूनी और सब्र से खाली थी। वो हर वक्त उसे ताने देती, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे नकारे के साथ शादी करके। एक दिन जब अब्दुल गफूर थका हारा घर आया तो सादिया दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में आग लिए। वो चीखी, निकल जा मेरे घर से मनहूस इंसान, तेरा चेहरा भी नहीं देखना। अब्दुल गफूर सुन हो गया, बोला, सादिया मैं जाऊं कहाँ, यही घर तो मेरे पास है। सादिया गुर्राई, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। अब्दुल गफूर ने एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन और अपना दिल समेटा, बादशाह को आवाज दी और गांव से निकल पड़ा। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया है तो तू अपना दर तो बंद न कर। वो और बादशाह एक वीरान रास्ते पर चलते रहे, यहाँ तक कि एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वहां पहुंचकर अब्दुल गफूर ने कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगाई। बादशाह उसके पास बैठा रहा। वो बोला, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। उसी रात सोने से पहले वो कमरे की सफाई करने लगा। अचानक उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। बादशाह ने भी पंजे मारने शुरू कर दिए। मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। ऊपर जंग आलूद ताला था। अब्दुल गफूर ने पत्थर मारा, ताला टूट गया। अंदर चमकती दौलत थी, सोने के सिक्के, चांदी के जेवर, मोतियों के हार। अब्दुल गफूर कांपते हाथों से बैठ गया और बोला, या अल्लाह, ये ख्वाब है या तूने मेरी फरियाद सुन ली। उसने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का राज सिर्फ वही जानता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया, सिर्फ थोड़े से सिक्के लिए और चक बहादुर शाह के बाजार की तरफ चल दिया। उसने अपना चेहरा छुपाया, एक नया मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सस्ता ऊंट खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए फकीरी अंदाज में ही लौटा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बाजार में तिजारत का आगाज कर दिया। यूं अब्दुल गफूर की नई जिंदगी शुरू हुई और किसी को कानो कान खबर न हुई। अब्दुल गफूर ने सादा तरीके से कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में गांव के बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वहां वो खजूर, तेल और दालें बेचता। लोग खींचे चले आते, सिर्फ माल नहीं, इखलाक खरीदने। न तौल में कमी, न बात में झूठ। सब कहने लगे, यही तो असल ईमानदार ताजिर है। वक्त गुजरता गया और अब्दुल गफूर का नाम पूरे चक बहादुर शाह में इज्जत की निशानी बन गया। हालांकि वो अब भी उसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था, मगर दिल इतना कुशादा था कि फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और दिल में कहता, मेरे रब की दी हुई नेमतें दुनिया की आंखों से छिपी ही बेहतर है। रात आती तो एक तरफ बैठकर अपने कुत्ते बादशाह का सर सहलाता और कहता, किसी को क्या मालूम कि गांव का सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अहद किया कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था और कहां से आया था। हीरे जवाहरात उसके दिल पर कभी हुकूमत नहीं करेंगे। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। अब्दुल गफूर की ईमानदारी, शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ नसीब बुलंदी की तरफ बढ़ता रहा। बादशाह उसका साया बन गया। बाजार हो या सफर, हमेशा साथ। लोगों ने उसकी जिंदगी में रौनक देखी, कुछ मुतासिर हुए और कुछ हसद में जलने लगे। इन्हीं आंखों में सादिया की आंखें भी चुपचाप उसे तकती रहीं। सादिया, जिसने उसे धत्कारा था, अब एक जालिम शोहर के साथ शादी कर चुकी थी। बदजुबान, सख्त दिल और मारने वाला। उसकी जिंदगी तंगी, जिल्लत और गालियों में गुजरने लगी, यहां तक कि वो तलाक याफ्ता होकर मैके लौट आई। अब वो अक्सर बाजार आती, बगैर कुछ खरीदे, दूर से अब्दुल गफूर को देखती रहती। कभी किसी औरत से आहिस्ता पूछती, क्या ये वही अब्दुल गफूर है जो लकड़ियां बेचा करता था? जवाब मिलता, वही, मगर अब लोग उसे ईमानदार ताजिर कहते हैं। एक रात जब अब्दुल गफूर नमाज पढ़कर कमरे के कोने में बैठा था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने सादिया खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू और वक्त की मार साफ लिखी हुई थी। वो आहिस्ता बोली, सलाम हो आप पर अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ने खामोशी से देखा। एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था, न गुस्सा न खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज। इस वक्त इस हाल में क्यों आई हो? सादिया की आवाज कांप रही थी। माफी मांगने आई हूं, जानती हूं बहुत बड़ी गलती की, अब समझ आई आपकी कदर, मगर बहुत देर हो गई। अब्दुल गफूर ने बैठने का इशारा किया और आहिस्ता कहा, वक्त अपना काम करता है और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, मगर जख्म भर भी जाए तो निशान रह जाता है। बादशाह एक तरफ बैठा सादिया को यूं देख रहा था जैसे उसकी वफादार फितरत खबरदार कर रही हो। अगली सुबह जब अब्दुल गफूर जागा तो बाहर झाड़ू की आवाज आई। देखा सादिया सहन साफ कर रही है, पुरानी चटाइयां झाड़ रही है और टूटे बर्तन समेट रही है। वो हैरत से बोला,
मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर ये सब क्यों? सादिया ने नजरें उठाईं और धीरे से बोली, अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहती हूँ। तब समझ न पाई, आज जान लिया आपकी असल कीमत क्या थी। अब्दुल गफूर ने खामोशी से सुना, फिर कहा, क्या मर्द की कदर उसके माल से होती है या उसकी सोहबत, सच्चाई और सुलूक से? सादिया खामोश हो गई। अब्दुल गफूर ने आहिस्ता कहा, अगर आप मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचा फिरता था तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। सादिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। लरजती आवाज में बोली, मैं अंधी थी, दुनिया की चमक में बहक गई और उसका खमियाजा भी भुगता। अब बस एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? अब्दुल गफूर ने गहरी नजर से देखा, फिर खामोशी से कोठरी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जाए नमाज पर बैठकर दिल में सवाल करने लगा, क्या ये वाकई तौबा है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वो रात याद आई जब सादिया ने उसे धत्कारा था, जब कमर पर कुछ नहीं था मगर बादशाह था जो सच्चा रफीक निकला। उसी लम्हे बादशाह अंदर आया और सर अब्दुल गफूर की रान पर रख दिया। अब्दुल गफूर ने उसका सर सहलाया और बोला, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द में मेरा साथ दिया। रात के अंधेरे में अब्दुल गफूर ने सादिया को आवाज दी, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे दरमियान था खत्म हो चुका। मैंने माफ तो कर दिया मगर जो टूटता है वो कभी वैसा नहीं जुड़ता। सादिया ने सर झुका लिया और आहिस्ता बोली, क्या मैं यहाँ सिर्फ पनाह पा सकती हूँ, एक खादमा बनकर? अब्दुल गफूर ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हैं तो कमरे के दूसरे कोने में रहें। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे रब का हुक्म है, मगर ये ना समझें कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। सादिया खामोश रो पड़ी। न सिर्फ एक शौहर को खोया था बल्कि वो मौका भी जो शायद दोबारा न मिलता। वक्त गुजरता गया। वो कोठरी जो पहले सिर्फ अब्दुल गफूर और बादशाह की पनाह थी अब लोगों से भरने लगी। कोई नसीहत लेने आता, कोई खैरात मांगने और बड़े ताजर शराकत की पेशकश करने लगे। बाजार में हर कोई नाम लेता, अब्दुल गफूर, वो जो कभी लकड़ियां बेचता था अब ईमान का सितारा है। मगर अब्दुल गफूर के चेहरे पर गुरूर न था। वो अब भी उसी मिट्टी के कपड़ों में उसी आजिज़ी से सौदा बेचता जैसे उसे मालूम हो कि वो कौन है और कहां से आया है। फिर एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चोगे में, चेहरे पर रौब। बोला, मैं हाजिम खान हूँ, यहाँ के नायब गवर्नर का नुमाइंदा। हमने आपकी शोहरत सुनी है। अब्दुल गफूर ने सुकून से जवाब दिया, खैर हो, फरमाइए। हाजिम बोला, आप ईमानदार इंसान हैं, गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी काउंसिल में शामिल हों, गांव के नुमाइंदे बनकर। अब्दुल गफूर चौंका, जैसे किसी ने बेवक्त ख्वाब दिखा दिया हो। उसने कहा, मैं तो वो शख्स हूं जो कभी कच्चे कमरे में सोता था, पानी भी झुक कर पीता था। अब लोगों पर हुक्म चलाऊं? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। हाजिम हैरत से बोला, इख्तियार खुद आ रहा है और आप इनकार कर रहे हैं। अब्दुल गफूर ने गहरी सांस ली और बोला, इख्तियार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। अगर एक दिन भी मैं भटक गया तो मेरा जुल्म मेरी गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होगा। हाजिम खामोश हो गया और चुपचाप वापस लौट गया। बाजार के लोग हैरान रह गए कि वो शख्स जिसके पास कुछ नहीं, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। जब अब्दुल गफूर वापस आया तो देखा बादशाह कोठड़ी के बाहर भौंक रहा है, जैसे किसी अनजान खतरे से खबरदार कर रहा हो। अब्दुल गफूर ने बैठकर उससे कहा, सच कहूं तो मेरे साथी, तू वफा में उन सब से बेहतर निकला जो इंसान कहलाते हैं। और मैंने कई इंसान ऐसे भी देखे जिनके अंदर सिर्फ कुत्ते का दिल था। अब जब चक बहादुर शाह में अब्दुल गफूर का चर्चा हुआ तो हसद भी बढ़ा। एक दुकानदार था, जीवा लाल, मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर और बातों में जहर। वो एक दिन अपने कुछ साथियों से बोला, वल्लाह इस शख्स के रिस्क में कुछ तो राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात उसे इस पुरानी दीवार के पास खोदते देखा जो गांव के मगरिबी किनारे पर है। ये सुनकर कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हवा में शक की बदबू फैलने लगी। कहा जाने लगा कि शायद उसे खजाना मिल गया है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो अचानक मालदार हो गया। ये बात फैलते फैलते शाहिद खान तक जा पहुंची। वही शाहिद खान जो पहले जमाने में डाका डालता था, फिर तौबा करके गांव में ताजिर बन बैठा, मगर अंदर से वही पुराना चालाक और मक्कार। शाहिद खान ने दांत पीसते हुए सोचा, खजाना, ये मौका हाथ से गया तो गया, ये खजाना मेरा होगा चाहे जान चली जाए। और फिर खेल शुरू हुआ। अगली ही सुबह शाहिद खान ने अपने गुलामों को भेजा बाहर से तिजारत के नाम पर, मगर असल में अब्दुल गफूर के करीब जाने का जाल। आदमी पैगाम रसा बनकर आए, बातों में बातें निकालने लगे, हंसी मजाक के पर्दे में राजदाराना बातें पूछने लगे, मगर अब्दुल गफूर सिर्फ हंसता रहा। वो अनजान नहीं था, चालाक जरूर थे वो लोग, मगर अब्दुल गफूर वो था जिसने फाका किया था, तन्हाई देखी थी और हर निगाह का मतलब पढ़ना सीखा था। जब बात न बनी तो शाहिद खान ने अगला वार किया। एक शख्स को भेजा, नाम था कासिम, खूबसूरत लफ्जों में लिपटा हुआ, सजे हुए झूठ का पैकर।
قاسم آیا، عبد الغفور کے ساتھ بیٹھا اور بولا، بھائی ہم نے تمہاری شہرت سنی ہے، کیوں نہ ہمارے ساتھ ایک بڑا کاروبار کرو؟ پانی کے کنویں کے قریب زمین ہے، ہم وہاں بازار بنانا چاہتے ہیں، تم شریک ہو جاؤ، آدھا منافع تمہارا۔ عبد الغفور نے دھیرے سے کہا، اصل ساتھی کون ہے اور کیا ضمانت ہے کہ یہ دھوکہ نہیں؟ قاسم نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ عبد الغفور نے بات کاٹ دی، قسمیں مت کھاؤ، آؤ جو کہنا ہے مسجد میں لوگوں کے سامنے لکھ کر کہو، دن کی روشنی میں۔ قاسم کی رنگت بدل گئی، بولا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ عبد الغفور مسکرایا، نرمی سے مگر گہرائی سے، اور کہا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، باقی سب میرے لیے اندھیرے جیسے ہیں۔ پھر اس نے بادشاہ کو بلایا، وفادار کتا دوڑ کر آیا اور خاموشی سے عبد الغفور کے پاس بیٹھ گیا۔ قاسم کی طرف ایسی نظر کی جیسے کوئی آخری وارننگ ہو۔ عبد الغفور نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جس خزانے کی تم تلاش میں ہو وہ نہ سونے میں ہے نہ مٹی میں، وہ صبر میں ہے، ذکر میں ہے اور محنت میں ہے۔ اب جاؤ۔ قاسم کا چہرہ سیاہ ہو گیا، واپس جا کر شاہد خان کو سب کچھ بتا دیا۔ شاہد خان ہنسا مگر آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر خزانہ خود نہیں آیا تو اب ہم اسے چھینیں گے۔ اسی رات شاہد خان نے اپنے 3 وفادار بدماشوں کو بلایا۔ اندھیری رات، پورے گاؤں پر سناٹا طاری تھا، صرف جھونپڑی کے آس پاس ٹھنڈی ہوا سرسراتی تھی جیسے کوئی پرانا راز گہری نیند میں ہو۔ 4 سائے زمین پر رینگتے سانپوں کی طرح جھونپڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر یا موٹی لاٹھی تھی۔ شاہد خان نے سرگوشی میں کہا، مرزوق تم اس کا منہ بند کرنا، سالم دروازہ بند کر دینا، ہم کھڑکی سے اندر جائیں گے۔ مگر جیسے ہی وہ کھڑکی کے قریب پہنچے، بادشاہ نے ایک زوردار بھونک ماری، ایسی آواز کہ رات کا سناٹا لرز گیا۔ اگلے لمحے وہ کتا مرزوق پر شیر کی طرح جھپٹا اور اس کے بازو میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ مرزوق چیخا، خنجر اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ زمین پر لڑھک گیا۔ عبد الغفور ایک لمحے میں چونک اٹھا، اس نے پاس پڑی لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور باہر نکلا۔ اندھیرے میں ایک سایہ بھاگتا دکھائی دیا، شاہد خان۔ عبد الغفور چلایا، اے بزدل، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا خزانہ ایسے ہی ملتا ہے سوتے ہوئے؟ یہ تو چھپا ہوتا ہے پسینے میں، صبر میں اور استقامت میں۔ اندھیری رات تھی، شاہد خان آہستہ آہستہ اس زمین کی طرف بڑھا جو عبد الغفور کو تحفے میں ملی تھی۔ ہاتھ میں کاغذ تھا، اس پر جعلی دستخط تھے اور دل میں لالچ، مگر اس کی تقدیر جاگ رہی تھی۔ بادشاہ، وہی وفادار کتا۔ جیسے ہی شاہد خان باڑ پھلانگنے لگا، بادشاہ اس پر جھپٹا۔ چیخوں کی گونج اندھیرے میں پھیل گئی اور پورا گاؤں بیدار ہو گیا۔ گھروں کے دروازے کھلے، مشعلیں روشن ہوئیں اور گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئے۔ منظر ایسا تھا جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہو۔ شاہد خان زخمی پڑا تھا، بادشاہ بھونک رہا تھا اور عبد الغفور دور کھڑا دیکھ رہا تھا، خاموش مگر مضبوط۔ صبح ہوئی، گاؤں کے مؤذن، افسر اور قاضی اکٹھے ہوئے۔ شاہد خان کو پکڑا گیا اور زخموں کے علاج کے بعد اس نے سب کچھ مان لیا، جعلی کاغذات، جھوٹے وعدے اور چوری کا ارادہ۔ ایک بزرگ بولا، ہم نے کبھی ایسا کتا نہیں دیکھا جو اپنے مالک کی زمین کی بھی حفاظت کرے۔ دوسرا بولا، عبد الغفور تم نے اپنا خزانہ خود بنایا ہے۔ گاؤں کے شیخ نے اعلان کیا، شاہد خان کو گاؤں سے نکالا جاتا ہے اور وہ زمین جسے اس نے ہتھیانا چاہا اب عبد الغفور کی ملکیت ہے۔ یہ بات مجلس کے رجسٹر میں لکھی جائے۔ اسی دن عبد الغفور نے صرف زمین نہیں جیتی بلکہ لوگوں کے دل بھی جیت لیے، اور بادشاہ اب صرف ایک کتا نہیں رہا، وہ وفا اور نباہ کی نشانی بن گیا۔ کچھ دنوں میں عبد الغفور کا نام ہر زبان پر تھا، مرد اس سے مشورے لیتے، عورتیں اس کے صبر کو مثال بناتیں۔ عبد الغفور نے اپنی نئی زمین پر ایک چھوٹا سا بازار لگایا، اون، کپڑے اور سادگی کی خوشبو سے بھرا ہوا۔ ہر دن اس کا رزق بڑھتا، اس کی عزت اونچی ہوتی اور اس کا نام روشن ہوتا۔ پھر ایک صبح نرمی اور روشنی لیے اس کے سامنے آئی سعدیہ، وہی عورت جو کسی زمانے میں اس کی بیوی تھی۔ اس کے قدم تھر تھرا رہے تھے اور آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو برسوں پہلے گرنے چاہیے تھے۔ آہستہ سے بولی، عبد الغفور، میں جانتی ہوں میں نے خطا کی۔ اس دن جب میں نے تمہیں نکالا، میں نے روشنی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبد الغفور خاموش رہا، پھر نظر جھکائی اور نرمی سے کہا، سعدیہ، فکر بہت کچھ توڑ دیتی ہے اور لالچ بہت جلد انسان کو بدل دیتا ہے، مگر ہم سیکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا،
اگر تم مال کے لیے واپس آئی ہو تو واپس جاؤ، اور اگر تم اس مرد کے لیے آئی ہو جس سے تم نے کبھی محبت نہ کی مگر آج اس کی قدر جانی ہے تو خوش آمدید۔ سعدیہ نے نظریں جھکائیں، نم آنکھوں سے بولی، قسم ہے خدا کی، میں صرف اس عبدالغفور کے لیے آئی ہوں جو آج مجھے سمجھ آیا ہے، جس نے سکھایا کہ مرد کا مقام نہ لباس سے ناپا جاتا ہے، نہ دولت سے، بلکہ دل سے۔ یوں یہ قصہ مکمل ہوا، جہاں خزانہ زمین میں نہیں تھا بلکہ عزت، وفاداری اور محبت میں چھپا تھا۔ وفاداری ایک کتے نے سکھائی اور عزت ایک غریب نے کمائی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔